हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया। मैं पहले 3 वीडियोस बना चुका हूं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया के। आज का हमारा वीडियो बैंकिंग लॉ से रिलेटेड है। बैंक और बैंकिंग केसेस से रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। वैसे तो बहुत सारे एक्ट हैं, पर हमने 10 महत्वपूर्ण एक्ट्स को सेलेक्ट किया है जिनको आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला एक्ट है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। यदि बैंक से रिलेटेड कोई भी केस फाइल करते हैं रिकवरी से रिलेटेड, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे वो डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल में हो, चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हो, और यदि उसकी कोई एविडेंस दी जानी होती है कि हम हूबहू साक्ष्य, हम बैंक का पूरा लेजर तो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं लेकिन उसकी जो ट्रू कॉपी है वो हम पेश कर रहे हैं, तो वो एडमिशेबल इन एविडेंस है यदि बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट और एफिडेविट सपोर्टेड आप उसके में साथ में लगाते हैं। इसमें टोटल 8 सेक्शन है। इसको हिंदी में बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 और इंग्लिश में इसका पूरा नाम है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। इसके बाद हमारा अगला एक्ट है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको हिंदी में कहते हैं बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949। इसमें टोटल 56 सेक्शंस हैं। बैंक के रूल्स रेगुलेशंस किस तरह गवर्न होते हैं और बैंक की गतिविधियां किस तरह संचालित होती है, बैंकिंग रेगुलेशन किस तरह से होता है बैंक की क्रियाकलापों का, इस एक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला एक्ट है, सबसे फेमस है, जो कंपनीज एक्ट 2013। इसको हिंदी में कंपनी अधिनियम 2013 भी कहते हैं। कंपनियों का फॉर्मेशन, अमलगमेशन, उनके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी वाइंडिंग अप पिटीशन हाई कोर्ट में किस तरह पेश होती है, ये भी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें 470 सेक्शंस हैं टोटल। इसके बाद आज हमारा चौथा एक्ट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005। जी हाँ, ये एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और कंपनीज को क्रेडिट संबंधी सूचना देने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी में इसका नाम है क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005। इसमें टोटल 37 या 37 सेक्शन है। इसके बाद है पांचवा एक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। इसका हिंदी में नाम है सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006। इसमें टोटल 35 सेक्शन हैं। आज का हमारा अगला एक्ट है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, वो है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। इसको हिंदी में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 कहते हैं। इसमें टोटल 57 सेक्शन हैं। अगला इंपॉर्टेंट है जो कि सभी जानते हैं, दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881। चेक्स के केसेस, चेक किस तरह बाउंस होते हैं। देखिए, सबसे पहले जब चेक बाउंस होते हैं तो बैंक में लगाए जाते हैं और बैंक उसको बाउंस का एक मीमो जारी करता है कि चेक बाउंस हो गया है। उसमें वो रीज़न भी देता है कि इनसफिशिएंट फंड है या और कोई कारण है, सिग्नेचर डिफर है, जो भी रीज़न होता है इनसफिशिएंट फंड का या डिसऑनर होने का, तो बैंक उस मीमो में देता है। उसको हम चेक रिटर्न मीमो बोलते हैं। तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केवल चेक के ही केसेस नहीं बल्कि और भी, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, जितने भी तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें टोटल 148 सेक्शन है। आज का हमारा अगला एक्ट है, आठवां एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। देखिए, जब बहुत काले धन का लॉन्ड्रिंग होने लगी तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए गवर्नमेंट ने 2002 में एक एक्ट बनाया गया। उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। तो ब्लैक मनी को किस तरह कंट्रोल किया जाए, ब्लैक मनी के एक्सचेंज को, और किस तरह रेगुलेशन किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इसके लिए एक्ट बनाया गया है। इसमें टोटल 75 सेक्शन है। इसमें भावना ये रही कि अधिकांश ट्रांजैक्शन बैंक से हो और जो है मनी का ट्रांजैक्शन कैश में बहुत कम से कम हो, जिससे कि ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल किया जा सके। आज का हमारा अगला एक्ट है रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। इसको हिंदी में बैंक और वित्तीय संस्थानों
के कारण ऋण की वसूली अधिनियम भी कहते हैं। इसमें टोटल 37 या 37 सेक्शन है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब रिकवरी करनी होती है तो वो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में एक ओरिजिनल एप्लीकेशन या ओए फाइल करते हैं, तो वो इसी के प्रावधानों के अंतर्गत फाइल की जाती है। और डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल का प्रोसीजरल लॉ भी ये बताते हैं कि किस तरह से हम ओए फाइल करें, कैसे रिप्लाई आएगा, कितने दिन में रिप्लाई आएगा, एविडेंस वो सारी ओए के साथ ही लगानी चाहिए या किस तरह से हम एमए फाइल कर सकते हैं, वो सारा या सिविल कोर्ट को इन केसेस में जुरिसडिक्शन नहीं है। और बैंक के केसेस किस तरह डीआरटी में या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश किए जाने चाहिए। डीआरटी स्टैंड फॉर डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जो कि बैंकिंग केसेस के लिए ही, बैंक के ट्रिब्यूनल के लिए ही गठन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट और लास्ट एक्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसको मार्केट में सरफेसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 2002 में आया। देखिए, बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के किस तरह बैंक अपनी सिक्योर्ड असेट से, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें अब एनबीएफसी भी कवर्ड हैं, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से अपने रिकवरी करें बिना इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के। इसमें टोटल 42 सेक्शन है। इसको हिंदी में वित्तीय अस्तियों और प्रवर्तन का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण सुरक्षा हित अधिनियम 2002 कहा गया। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।